देखते रहिए हेल्थ इज लाइफ 99 न्यूज़ चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज में गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है ज़ियाबतीस यानी डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या है और शुगर के जो पेशेंट्स हैं वो अपनी डायबिटीज़ को रमज़ानुल मुबारक के महीने में किस तरह से कंट्रोल रख सकते हैं। इन दोनों मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर सैयद मसूद अख्तर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट। तो आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और बिलखुसूस सर रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आपको जी। और डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले सवाल ये करना चाहेंगे कि ज़ियाबतीस एक आम फहम शख्स कैसे समझ सकता है कि ज़ियाबतीस है क्या? देखें, ज़ियाबतीस को अगर हम लेटेस्ट सिनेरियो के अंदर अगर देखते हैं तो उसको ब्लड के अंदर शुगर लेवल का बढ़ जाना उसे ज़ियाबतीस कहते हैं। और अगर वो शुगर लेवल इतना बढ़े कि पेशाब में भी आने लगे तो 180 मिलीग्राम डेसीलीटर से ज़्यादा होगा तो फिर वो पेशाब में भी आने लगती है। ठीक ये तो एक आम आदमी के लिए ये है कि शुगर लेवल अगर उसका ब्लड के अंदर ज़्यादा होता है, जो नॉर्मल रेंज है, उस नॉर्मल रेंज से जब ज़्यादा होता है तो वो फिर उसको आप डायबिटीज़ कह सकते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइप ऑफ डायबिटीज़ की अगर बात की जाए तो ज़ियाबतीस की कितनी अक़साम? ज़ियाबतीस की असल में बेसिकली तो दो अक़साम हैं। एक कहलाती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ जो चाइल्डहुड से होती है, और दूसरी होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ या टाइप 2 जिसे हम कहते हैं। फिर टाइप 2 के अंदर फर्दर एक और आ जाती है जिसे कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये तीन ज़रा कॉमन है। रेयर फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ भी है लेकिन वो कॉमन नहीं है इतनी ज़्यादा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, तशख़ीस के लिए अगर बात की जाए तो किन किन मराहिल से पेशेंट को गुजारा जाता है कि जिससे ये पता चल सके कि ये पेशेंट जो है वो डायबिटिक हो सकता है या हो गया है? अच्छा देखें, इसका बड़ा ज़बरदस्त सा फॉर्मूला है। अगर आप देखते हैं कि ओवरवेट है, ओबीज़ है और उसकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल के अंदर वो उसकी मील्स जो हैं वो रेगुलर नहीं है, अनइवन मील्स वो लेता है, डिफरेंट लेता है, तो उसके लिए ज़्यादा चांसेस हैं। एक फार्मूला ये है कि अगर ख़वातीन की वेस्ट 32 से ज़्यादा है और मर्दों की 35 से ज़्यादा है तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस, सेंट्रल ओबेसिटी की वजह से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पर ग़िज़ाई ज़रूरियात के हवाले से अगर बात की जाए तो लाइक सुबह दोपहर शाम रात के औक़ात में आप क्या समझते हैं कि कौन कौन सी ग़िज़ा, यानी रमज़ान मुबारक के अलावा की बात कर रहा हूँ, तो कौन कौन सी ग़िज़ा जो है वो इस्तेमाल मतलब उन्हें करनी चाहिए कि जिसकी वजह से उनकी डाइट भी बेहतर रहे, उनकी सेहत भी बेहतर रहे और उनकी शुगर भी नॉर्मल रहे? देखें, इसके अंदर ये है कि जिनको नहीं हुई है उनके लिए तो ये है कि वो अपने जो डाइट है वो हेल्दी डाइट लें। ठीक है। अच्छा, हेल्दी डाइट की डेफिनेशन डिफरेंट है, लेकिन ऐसी डाइट लें जिसके अंदर कुछ फल भी शामिल हो, सीरियल्स भी शामिल हो, प्रोटीन्स भी शामिल हो और थोड़ी सी फैट भी उसके अंदर आती हो। कोई रेस्ट्रिक्टेड सी नहीं है। लेकिन अगर कोई डायबिटीज़ किसी को हो गई है तो उसके लिए फिर ये है कि वो ज़रा रेस्ट्रिक्टेड लेगा। कार्बोहाइड्रेट्स उसकी डाइट के अंदर कम से कम होंगे। अच्छा, कम का कार्बोहाइड्रेट लेगा, प्रोटीन वो ले सकता है, विटामिन्स ले सकता है और फ्रूट्स ले सकता है, वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल सारी उसको लेनी चाहिए क्योंकि उसके अंदर कैलोरीज बड़ी कम होती हैं, क्योंकि स्टमक का जो साइज़ है वो ज़रा बढ़ जाता है ज़्यादा खाने की वजह से। तो उसके लिए फिलअप करने के लिए वो खीरा खा सकता है, ककड़ियाँ खा सकता है, पालक है, इस किस्म की चीज़ें अगर वो लेता है डायबिटिक पेशेंट तो उसको वो कंट्रोल के अंदर रहती हैं चीज़ें। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ एक और भी बात पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी मर्ज़ अगर हो जाए और कोई चीज़ मना हो जाए तो ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो उसी की जानिब ज़्यादा रग़बत अपनी बढ़ाते हैं। तो इस वक्त जो अल्टरनेटिव जो मेथड्स हैं, यानी कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि बहुत बड़ी कुछ कंपनीज़ हैं कि जिनके ब्रांड्स भी आते हैं कि जिन्हें वो कहते हैं कि जनाब इससे आप शुगर की जगह आप इस्तेमाल कर लें, तो आया कि मतलब ये बेहतर हैं? देखें, ये जो स्वीटनर्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर या अदर ऑप्शन जो है ये बहुत पहले से यूज़ हो रही हैं। अच्छा, ठीक है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ बिलीव्स हैं। कुछ कहते हैं कि ले लेनी चाहिए और कुछ ये लोग थॉट प्रोसेस ये कहते हैं। तो इवन ये अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने भी इसको कहा हुआ है कि उसको ले सकते हैं स्वीटनर्स आप, इसलिए कि उसके अंदर कैलोरीज ज़ीरो है बेसिकली।
अच्छा, हाँ जी। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, रमज़ान मुबारक के हवाले से अगर बात की जाए तो आप पेशेंट्स को क्या रिकमेंड करना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपनी शुगर को कंट्रोल रख सकते हैं? देखिए, रमज़ान मुबारक जो है बल्कि एक पूरा एक ग्रुप बना हुआ है रमज़ान एंड डायबिटीज़ के नाम से, और पूरी दुनिया में रिसर्च होती है क्योंकि 1.2 बिलियन जो मुस्लिम पॉपुलेशन है तकरीबन सारे ही लोग रोज़े रखते हैं, और उसके अंदर कोई तकरीबन 20 के करीब 20% उन 1.2 बिलियन के अंदर हैं जो जिनको डायबिटीज़ है। तो रमज़ान डायबिटीज़ वालों को कुछ नहीं कहता, अब वो रोज़ा अपना रख सकते हैं, बस उसका तरीका ये है कि वो रेस्ट्रिक्टेड सी डाइट लें, कैलकुलेटेड डाइट लें, और उस कैलकुलेटेड डाइट के साथ साथ लिक्विड इंटेक अपना बढ़ाएं, जो भी बढ़ा सकते हैं। पानी पिएं, यखनी ले लें, सूप ले लें, इस किस्म की चीज़, या स्वीटनर के साथ कोई जूसेस वगैरह ले सकते हैं, लेकिन फ्रेश जूस नहीं ले सकते, ना कंसनट्रेटेड जूस ले सकते हैं। शरबत आप ले सकते हैं लेकिन वो स्वीटनर्स के साथ ले सकते हैं, इसलिए कि अब मार्केट के अंदर डाइट चीज़ें अवेलेबल हैं जिसके अंदर कैलोरीज जो है ज़ीरो है, उसके अंदर सिर्फ टेस्ट डेवलप हो जाता है चीनी का, तो वो ले सकते हैं। अब एक डायबिटिक पेशेंट है, वो रोज़ा रखता है, तो उसके लिए ये है कि जैसे रोज़े अफ्तार के वक्त आप वो दो वो ले ले, पकौड़े ले ले मीडियम साइज़ के, एक आध समोसा खा सकता है, थोड़े से दही बड़े ले ले प्याली के बराबर। इसका जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला ये है कि जो भी चीज़ आपको खानी है प्याली के अंदर खानी है। हाँ। तो आप थोड़े से उसमें किसी दिन छोले बनवा लें या चने बनवा लें, और थोड़ी सी चाट ले लें, और उसके साथ आप पानी पिए तो सबसे ज़्यादा आइडियल है जितना आप पी सकते हैं। रमज़ान के अंदर कोई हैवी मील उनको फिर भी नहीं लेना है, हैवी मील नहीं लेना है, उसको उसी को पोर्शन कर लें, उसी मील को पोर्शन कर लें, फिर वो तरावी पढ़ें, इसलिए तरावी इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज डायबिटिक पेशेंट के लिए। कि तरावी जब वो पढ़ता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइजेशन होती है, और जितनी अच्छी एनर्जी यूटिलाइज होगी, फिर सहरी के अंदर वो ये ले सकता है, सीरियल्स कोई ले ले, जौ का दलिया ले ले, और दूध लिया करें। इसलिए दूध एक ऐसा मीडियम है कि डायबिटिक पेशेंट को लेना चाहिए, क्योंकि उसमें फ़ैट होती है, और फैट जो होती है इंटेस्टीन के अंदर काफ़ी देर तक स्टे करती है, तो हाइपोग्लाइसीमिया के उसके अंदर चांसेस नहीं है। लेकिन हम देखा ये गया है कि अमूमन जितने डायबिटिक पेशेंट वो ओवर ईट कर जाते हैं, तो उसका नुकसान ये है कि जब वो ओवर ईट करते हैं तो उनकी प्यास बढ़ जाती है, क्योंकि शुगर लेवल जब ज़्यादा होगा तो उनको प्यास ज़्यादा लगेगी, फिर पेशाब करने में वो ज़्यादा जाएंगे। जब शुगर लेवल ज़्यादा होगा बार बार उनको पेशाब आएगा, उससे डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। तो जब वो रोज़ा अफ्तार कर लें, अफ्तार करने के बाद पानी की मिकदार बहुत अच्छे अंदाज से लें, और कैलकुलेटेड है। एक अंडा ले सकते हैं सहरी के अंदर जैसे लेते हैं, पराठा वहाँ ले लें। डायबिटीज़ वाले को हम रमज़ान में रिकमेंड करते हैं वो पराठा ले, क्योंकि पराठा 6 घंटे तक तो मैदे के अंदर रहता है आपके। अब आपको देखें ना, अब 13 घंटे की फास्टिंग है, तो 13 घंटे की फास्टिंग में चांसेस ये हैं कि कहीं खुदा न खासा शुगर लेवल कम हो गए तो वो बड़ा, फिर उसको फास्ट ब्रेक करना पड़ेगा। और डायबिटिक पेशेंट के लिए ये फतवा है बाकायदा, अगर 5 मिनट भी हैं रोज़ा खुलने में और आप बेयर नहीं कर पा रहे तो आप फास्ट कर लें। इसका गुनाह नहीं है, इसका कुफारा नहीं है, इसका वो क्या कहलाते हैं, दूसरा एक रोज़ा रखेंगे तो कंपनसेट हो जाएगा। कुफारा नहीं है, वजह से कहते हैं ना रोज़ा टूट गया तो कुफारा के 60 रोज़े आपको रखने हैं। तो ये दारुल उलूम का फतवा है इसके ऊपर कि अगर 5 मिनट भी हैं, अगर दिन में आप ये महसूस करते हैं, इसलिए कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना उसको एहसास होने लगता है कि मेरा जो शुगर लेवल है अब नीचे जा रहा है, उसका दिल बहुत तेज तेज धड़कता है, सांस लेने में थोड़ी सी उसको तकलीफ होती है, और उसको पल्पिटेशन के साथ साथ जिस्म में ट्रेमर से आने लगते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन वो महसूस करें तो फ़ौरन शुगर चेक करें कि शुगर अगर आपकी उस दौरान 70 के करीब आ रही है या 80 के करीब आ रही है, अगर आप रेस्ट कर सकते हैं तो प्रॉपर रेस्ट करें। अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पाते और आपको महसूस हो रहा है कि शुगर आपकी नीचे जा रही है तो आप रोज़ा ब्रेक कर सकते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ आपसे ये भी बात पूछना चाहेंगे कि जैसे प्यास की शिद्दत के हवाले से आपने बात की कि प्यास की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा जो है वो महसूस होती है, तो कोई ख़ास ऐसी टिप या कोई टेक्निक आप देना चाहेंगे डायबिटिक पेशेंट्स को कि जिसके ज़रिए वो क्या ऐसा सहरी मिले कि उन्हें प्यास की शिद्दत जो है वो कम से कम? देखिए, दही बहुत अच्छा मीडियम है, दही ले सकते हैं। इलायची आप 2-4 इलायचियाँ चबा लें, और पानी की मकदार आप उससे पहले जितनी ले सकते हैं वो ले लें, ताकि आपके बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन ना हो। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ ही साथ ये भी पूछना चाहेंगे कि ख़ास तौर पर वो पेशेंट्स के जो इंसुलिन पर हैं, तो वो मतलब एक तो पहले ये बताइएगा कि आया कि वो भी रोज़ा रख सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि जो ऑलरेडी अगर इंसुलिन पे हैं और अफ्तारी से पहले कोई ऐसा कोई अलामत ऐसी ज़ाहिर हो जाती है कि उन्हें अगर इंसुलिन की दोबारा ज़रूरत पड़े तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए?
देखिए, अफ्तार के वक्त तो इंसुलिन दोबारा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए कि उनका लेवल तो वैसे ही कम हो रहा होगा। हाँ, ये है कि इंसुलिन वाले जो पेशेंट होता है वो उसकी डोजेज थोड़ी सी रिकैलकुलेट करनी पड़ेंगी। जो रूटीन के अंदर वो लेता था, तो इसका सिंपल फॉर्मूला ये है कि वो जो नाइट में डोज लिया करता था वो अब हो जाएगी अफ्तार के वक्त। जो सुबह वाली डोज है वो हो जाएगी अफ्तार के वक्त जी जी, और जो रात वाली डोज है वो हो जाएगी सहरी के वक्त की। सही। और वो भी 50% फिर आप कम कर देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे वो नाश्ते में 30 यूनिट लेता था, तो अफ्तार के वक्त वो 30 यूनिट लेगा। ठीक है। रात को वो लेता था 20 यूनिट, ठीक। रात को 20 यूनिट लेता था, तो वो फिर क्या करेंगे, सहरी के अंदर 10 यूनिट लेगा 50%, क्योंकि 13 घंटे की फास्टिंग है ना इस वक्त। 13 घंटे तक कोई चीज़ नहीं जाएगी, तो शुगर लेवल भी आपका ग्रेजुअली कम होगा, तो इंसुलिन लेवल भी फिर कम होने चाहिए आपके। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ख़ास तौर पर अगर हम हामला ख़वातीन के बारे में अगर बात करें, तो आया हामला ख़वातीन जो हैं, अगर वो हामला भी हैं और डायबिटिक भी हैं, तो क्या ऐसी सूरत में भी रोज़ा रख सकती हैं? देखिए, इसके अंदर दो कंडीशन है। हामला खातून अगर रोज़ा रखती है तो उसको ये एहसास होना चाहिए कि फीटल और मैटरनल, यानी कि बच्चे की सेहत और उसकी सेहत, उसको उसका वो होना चाहिए कि वो अंडरस्टैंड कर सके कि इस वक्त कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। तो वो रख सकती है, लेकिन बहुत रेस्ट्रिक्टेड से। लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया अगर हो जाए तो उसके बेनिफिट नहीं है, उसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं फीटस के लिए। फीटस के लिए नुकसान ये है कि उसके कहीं ब्रेन डैमेज हो सकता है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रेगनेंसी के अंदर हम रिकमेंड नहीं करते कि वो रोज़ा रखें, लेकिन अगर वो अर्ली प्रेगनेंसी है तो उसके अंदर रख सकती है। यानी सर अराउंड कितने महीने? देखिए, ये जो प्रेगनेंसी के जो टेस्ट होते, प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ का टेस्ट होता है वो अमूमन होता है 24वें हफ्ते से लेकर 29वें हफ्ते के दरमियान। ठीक है। अगर इससे पहले है तो वो रख सकती है, लेकिन 24वें से 29 में अगर वो डायग्नोस हो जाए कि वो डायबिटीज़ है उसको, और जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, क्योंकि जेस्टेशनल डायबिटीज़ में आप कोई दवा नहीं दे सकते, आप इंसुलिन पे रखते हैं, तो आपको बड़ा टाइट कंट्रोल चाहिए होता है उसके लिए, इसलिए कि उसके असरात बच्चे के ऊपर बहुत पड़ रहे होते हैं। तो ऐसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ की जो ख़वातीन होती हैं, तो उनके बेबी का साइज़ अगर उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती, तो वो क्या होता है कि उस बच्चे के ऊपर उसके असरात पड़ते हैं और बच्चे का वज़न बढ़ जाता है। बच्चे का वज़न बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है, कोई नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी जो हो रही होती है, नॉर्मल डिलीवरी जो हो रही होती है, उसके अंदर प्रॉब्लम आती है, उसकी कोई नर्व डैमेज हो सकती है। फिर सी सेक्शन डॉक्टर साहब यहीं से गुफ्तगू को दोबारा आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। देखते रहिए हेल्थ इज लाइफ 99 न्यूज़ चैनल पर। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर सैयद मसूद अख्तर साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो आइए गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि अक्सर ये चीज़ देखने में आई है कि कुछ ख़वातीन डायबिटिक नहीं होती, लेकिन दौरान हमल जो है उन्हें एकदम शुगर जो है वो डायग्नोज हो जाती है, आपको शुगर है। और कुछ ख़वातीन ऐसी हैं कि जिनकी डिलीवरी के बाद शुगर ख़त्म हो जाती है, जबकि कुछ ख़वातीन ऐसी हैं कि जिनकी ऑनवर्ड्स चलती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं और इससे कैसे निपटा जाए, इस हवाले से ज़रा बताइए। देखिए, सारे प्रोसेस को कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। ठीक है। यानी कि वो डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होती है। ठीक है। उसके अंदर जैसे मैंने पहले बताया आपको कि 24th वीक से 29 वीक के अंदर टेस्ट करते हैं, और उस टेस्ट के अंदर 1 आवर और 3 आवर्स के हिसाब से हम देखते हैं कि उनका शुगर लेवल कितना है। अगर उनका शुगर लेवल ग्लूकोज देते हैं, वो कहलाता है GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहलाता है। तो अगर उसके अंदर जब ज़्यादा आता है तो वो लेबल्ड हो जाती हैं कि उनको डायबिटीज़ है। अच्छा, ये वाली जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, इसके लिए अभी तक जो जितनी भी रिसर्च हुई है ये जेनेटिक है बेसिकली, कि कुछ ख़वातीन में होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़। क्यों होती है? इसलिए कि एक डाउन फेनोमेना होता है जिसके अंदर प्लासेंटा के जो हार्मोन होते हैं ना कि आपके, वो ज़्यादा शुगर रिलीज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कुदरत का निज़ाम है, वो सिर्फ इस वजह से कि जो मदर है वो बच्चे को भी फीड कर रही होती है, मतलब। अच्छा, इस दौरान देखा ही गया कि ख़वातीन का जो इंटेक है वही बढ़ जाता है। जब इंटेक बढ़ जाता है, और अमूमन हमारे यहाँ की ख़वातीन ज़्यादा ना कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें लेती हैं,
शुगरी चीज़ें ज़्यादा लेती हैं, रोटी की मकदार बढ़ जाएगी, चावल बढ़ जाएंगे, इस किस्म के। तो मैं ये एडवाइस करूँगा ऐसी पेशेंट जो जिसको हो कि जिसकी कोई फैमिली हिस्ट्री के अंदर हो, वालदा को या वालिद को, तो ऐसे केसेस के अंदर वो ना हेल्दी डाइट लें। हेल्दी डाइट के अंदर ये कि मिक्स वेजिटेबल्स उनके पास होने चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स उनकी डाइट में होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए उनकी डाइट के अंदर, जूसेस नहीं होना चाहिए, रॉ फाइबर रिच चीज़ लेना चाहिए और प्रोटीन का इस्तेमाल रखना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल बहुत थोड़ा सा होना, कार्ब्स बहुत कम होने चाहिए। तो ऐसी ख़वातीन के अंदर डायबिटीज़ होती है और होने के बाद जब वो प्रेगनेंसी ख़त्म होती है तो वो डायबिटीज़ भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि होती है प्रेगनेंसी में, लेकिन लेटर ऑन कुछ अरसे के बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद उनको डायबिटीज़ हो जाती है, टाइप 2 डायबिटीज़। तो ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, इसके अंदर कोई ऐसे फैक्टर्स नहीं है जिसको आप कह सकें कि ये इस वजह से ये चीज़ हो रही है। ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, उनकी जीन के अंदर ये वाले चीज़ें होती हैं इस वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत ही ख़ास सवाल जो कि मैं आपसे करना चाहूँगा कि मिसाल के तौर पे एक शख्स अगर चावल का बहुत शौकीन है कि सुबह शाम उसकी यानी उसकी रूटीन में रोटी का अमल दखल कम है और चावल का अमल दखल बहुत ज़्यादा है, तो क्या ऐसे बंदे को भी यानी शुगर एविडेंस बढ़ सकता है आगे जाके? देखें, किसी भी चीज़ की लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है कि जिस चीज़ की एक्सेस क्वांटिटी आप खा रहे हैं तो वो स्टोर्ड हो रही है बेसिकली, और वो स्टोर्ड हो रही है तो आपके बॉडी जो फंक्शन है उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, ये जो चावल है ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इसका एज कम्पेयर टू अनाज के अंदर शुगर बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन चावल भी इस तरीके से खाइए जैसे एक प्याली नहीं होती, प्याली के अंदर आप खूब उसको भर लीजिए, फिर इतनी करी आप और उस पर डाल लें जैसे शाशलिक के अंदर होता है कि एक ही प्लेट। तो अगर आप पोर्शन साइज लिमिटेड खाएंगे, अननेसेसरी नहीं, आप रोज़ाना अगर आप हर दूसरे तीसरे दिन बिरयानी की फुल प्लेट खाएंगे तो यकीनन उसके असरात तो आएंगे। लेकिन ये कि अगर आप उसको रेस्ट्रिक्टेड करके करें और इस दौरान आप 3 हैवी मील लेने के बजाय 2 मील लीजिए और बाकी स्मॉल मील्स लीजिए, सबके लिए ये। अच्छा। और अपने देखें इसके अंदर बॉडी वेट को आप जिसे BMI भी कहते हैं, अगर BMI आपका अपने कंट्रोल के अंदर है 22 तक है तो देयर इज़ वेरी लेस चांसेस कि आपको। लेकिन अगर आपकी सेंट्रल ओबेसिटी हो रही है, एप्पल शेप अपीयरेंस हो रही है, तो वो फिर आगे चल के आपको प्रॉब्लम करती है, वक्त इमीडिएटली नहीं होती है। देखें, मैं तो इसको ये कहता हूँ कि ये लाइफ स्टाइल है बेसिकली। अगर आप अपना लाइफ स्टाइल बेहतर कर लेंगे, आप जो खा रहे हैं उसको यूटिलाइज कर लें। सपोज आप हैवी मील लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर की वॉक कर आते हैं और उसको एग्जर्ट कर आते हैं, आप कोई गेम खेल होते हैं रेगुलर, कोई फिटनेस का ख्याल रखते हैं, तो वो आप यूटिलाइज कर लेंगे उसको। लेकिन अगर आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं, बर्गर्स हैं, इस किस्म की चीज़ें हैं, जिंगर्स हैं, अगर आप खाते रहें, एक तो ये जितने भी फ्रोज़न फूड होता है जी। इसके अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, फास्ट फूड भी हैं जितने, तो ये लेने से नुकसान ज़्यादा होता है। आप यूटिलाइज करें हेल्दी लाइफ स्टाइल जिसे बोलते हैं ना, कि 3 पोर्शन बनाने हैं अपनी लाइफ के, कि एक खाना है, एक एक्सरसाइज करनी है मुझे, और अपना वर्क करना है प्रॉपरली। डॉक्टर साहब, कुछ सवाल मैं चाहूँगा कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक किए जाएँ। तो डॉक्टर साहब, आपके करियर का कोई ऐसा यादगार वाक़या कि जो आपको बहुत ज़्यादा याद रहा हो या अभी तक याद है? मेरे करियर के अंदर वाक़या तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये कि देखें आदमी डॉक्टर को बड़ा हम्बल होना चाहिए और बड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। अमूमन देखा गया है कि डॉक्टर्स काफ़ी सारे बहुत वो डांटते भी हैं, पेशेंट ही परेशान हो जाता है। तो मेरे साथ ऐसा सिलसिला नहीं है, मैं बड़े सॉफ्ट रह के करते हैं। तो ऐसे कई केसेस आए कि पेशेंट मेरे पास रिपोर्ट हुआ, एक बच्चा था उसको फिट्स पड़ गया, बड़ी गरीब सी फैमिली से था, तो वो फिट्स जब उसको पड़ा तो ज़ाहिर है वो मेरे अपने क्लिनिक के अंदर, वो हॉस्पिटल के अंदर मैनेज होता है, तो फिर उस बच्चे को हमने शिफ्ट किया एक हॉस्पिटल में, और फिर वहाँ से उस हॉस्पिटल को हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेके गए वहाँ से, क्योंकि वो अफोर्डेबल नहीं थे। तो मैंने फिर खुद पर्सनली अपनी गाड़ी के अंदर मैं उनको लेके गया, वो उनको एंटरटेन किया। ये बताने वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन ये कि ये एक अच्छी चीज़ है क्या करिए। तो वो फिर उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट की गई, और उसके अंदर तो माशाल्लाह बच्चा फर्स्ट क्लास है, उसको फेब्राइल फिट्स से 1 साल 2 साल का बच्चा था वो। माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि असातिज़ा का बड़ा मेन रोल होता है किसी भी हवाले से, तो अपने असातिज़ा के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर?
देखिए मैंने 3 स्टेजेस पे असातिज़ा हमारे साथ है, बल्कि 4 स्टेजेस में उसको कैलकुलेट करता हूँ। एक मैट्रिक तक, जब तक आपने मैट्रिक किया, आपके असातिज़ा का आपके अर्ली ब्रॉटअप के अंदर बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, जब आप 1 क्लास से लेके मैट्रिक तक करते हैं। फिर उसके बाद कॉलेज का टाइम पीरियड कम है, लेकिन उसके अंदर भी बड़े इंस्पायर करते हैं बहुत सारे असातिज़ा आपको। जी जी। फिर मेडिकल कॉलेज का 5-6 साल का पीरियड है, जिसमें आप पढ़ते भी हैं, ट्रेनिंग भी लेते हैं। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है आपके पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो असातिज़ा रहे, उन्होंने हमें बड़ी दिलजमई से पढ़ाया। अल्लाह ताला जो हयात है उनको लंबी ज़िंदगी दे, जिनकी डेथ हो गई है अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो अर्ली एज के अंदर हमारे एक हेड मास्टर साहब थे, रफ़ीक साहब, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे अपने ब्रॉटअप के अंदर। हमारे स्कूल के हेड मास्टर थे। फिर हमारे एक असातिज़ा थे, फिज़िक्स के प्रोफेसर थे इदरीस साहब, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। फिर मेडिकल कॉलेज के अंदर बहुत सारे ऐसे असातिज़ा थे जिन्होंने बड़ा सपोर्ट किया हर चीज़ के। फिर अभी रिसेंटली प्रोफेसर अब्दुल बासित साहब हैं, प्रोफेसर याकूब अहमदानी, जो जहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है बक़ाया डायबिटिक इंस्टीट्यूट से, वो दे आर वेरी हम्बल पीपल, बड़े अच्छे सॉफ्ट स्पोकन लोग हैं और बड़ा सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, और उन्होंने बड़ा काम किया है इस फील्ड के अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप बहैसियत एक डॉक्टर भी और बहैसियत फैमिली मेम्बर, आप अपनी रमज़ान मुबारक की रूटीन को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए अभी तो कोविड वाली सिचुएशन चल रही है, तो ऑनलाइन मैनेज करते हैं। ये रमज़ान ये बड़ी ब्लेसिंग भी है, मैं इसको ब्लेसिंग कहूँगा, क्योंकि आजकल वक्त बड़ा मिल जाता है, आप फैमिली के साथ भी वक्त देते हैं। जी जी। और शाम में आप तरावियाँ ही पढ़ने जाते हैं, ईशा की नमाज़, वरना पहले ही होता था क्लिनिक के लिए वो होते हैं। लेकिन क्योंकि मैं अपनी कंसल्टेंसी फर्म के अंदर मैं जॉब करता हूँ, तो सुबह का टाइम तो मेरा कंसल्टेंसी फर्म में, शाम को मैं प्रैक्टिस किया करता था, तो वो कोविड की वजह से फ़िलहाल रुकी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे, शादो आबाद रखे। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि इस वक्त हम प्रोग्राम के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक ख़ास पैगाम जो आप हमारे नाज़रीन को देना चाहें। देखिए सिलसिला ये है कि हमारे यहाँ इस वक्त माशरे के अंदर एक्टिविटी जो हो गई है सिर्फ खाना हो गई है। अगर आप किसी से भी बात करें, यार खाने पे चलते हैं फला जगह, तो आप खाएं, बहुत अच्छा फूड खाएं, लेकिन उस फूड को यूटिलाइज करें। और हमारे यहाँ जो हेल्दी लाइफ स्टाइल का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया है। पार्क्स हमारे यहाँ ना होने के बराबर हैं, एक्टिविटीज़ लोग करते नहीं हैं, गेम्स नहीं खेलते। तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि लोगों को कम से कम पैदल चलना चाहिए, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर आप ज़रूर पैदल चलें, वक्त निकालें अपनी इतनी मसरूफियत के अंदर, जिसके लिए आप अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए बहुत सारा काम करते हैं। तो आप अपने लिए 30 मिनट्स 40 मिनट्स निकालें, जिसके अंदर आप वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, रनिंग कर सकते हैं रनिंग करें। और इसके अंदर कहीं आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं है, वॉक कहीं पर भी हो सकती है, वो आपके घर के बाहर भी हो सकती है, लॉन में भी हो सकती है, या किसी छोटे मोटे से पार्क के अंदर भी हो सकती है। तो हेल्दी फूड लीजिए, लाइफ स्टाइल अपना चेंज कीजिए, और सोने की एक हैबिट बनाइए। कराची के अंदर या अर्बन एरियाज़ के अंदर इशू ये है कि इस वक्त होता ही है कि लोग रात के 3-3 बजे तक जाग रहे होते हैं, 3 बजे खाना खा रहे हैं, तो वो पता नहीं कब जाके यूटिलाइज होगा, कब बॉडी का हिस्सा बनेगा। तो वक्त के ऊपर आप डिनर करें। वो जो कोटेशन है ना, इस्लाम के अंदर भी ऐसा ही है कि फजर के बाद खाना स्टार्ट करते हैं और ईशा के बाद आप सो जाइए। तो हमारे यहाँ बिल्कुल यहाँ कराची में या अर्बन सिटीज़ के अंदर बिल्कुल उल्टा होता चला जा रहा है। लोग फजर की नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, 4 बजे जाके सो जाते हैं, फिर 12-1 बजे उठते हैं, फिर दुकानों कारोबार में आते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो आप नेचर से लड़ नहीं सकते। अल्लाह ताला ने आपको जो बनाया है वो एक ख़ास तरीके से बना है, तो उसको फॉलो अगर आप कर लें, सुन्नत तरीका जो फॉलो कर लें, तो इंग्लिश कोटेशन है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। अगर हम यूरोप के अंदर देखते हैं या अमेरिका के अंदर देखते हैं, वहाँ लोग सुबह 6:30-7 बजे ब्रेकफास्ट टेबल के ऊपर आ जाते हैं और प्रॉपर ब्रेकफास्ट करते हैं। और ब्रेकफास्ट जो लोग अच्छा करते हैं तो फिर उनको लंच की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ वर्किंग लंच होता है। और डिनर जो है वो 6:30-7 बजे तक कर लेते हैं, 9 बजे सो जाते हैं। ये वो मुस्लिम चीज़ें हैं जो मुसलमान को करनी चाहिए थी, लेकिन वो हमारे दूसरे यूरोप या अमेरिका के अंदर फॉलो करते हैं, और उसका फिर बेनिफिट मिल रहा है। जो ये अल्लाह ताला की सुन्नत यही है कि जो अच्छे काम करेगा तो उसको दुनिया में, उनको तो दुनिया में ही सब कुछ मिलना है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें और वक्त पे सोएं, वक्त पे खाएं, वक्त पे एक्सरसाइज करें। ये मैसेज है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। एक बार फिर इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून सर कि आपने वक्त दिया। बहुत जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच। जी हाँ नाज़रीन, ये थे डॉक्टर सैयद मसूद अख्तर साहब, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। और साथ ही साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए हेल्थ इज़ लाइफ 99 न्यूज़ चैनल पर।